नमस्कार, बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात ममता के शर्मसार होने की। मामला टोंक शहर से है। टोंक के जनाना अस्पताल का मामला है, जहां बेरहम मां अपने जिगर के टुकड़े को अस्पताल में छोड़कर भाग गई। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लावारिस हालत में मासूम तौलिए में लिपटी मिली। इसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रशासन ने मासूम को अपने कब्जे में लेकर पुलिस को सूचना दी। उसे नवजात गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती करवाया। अभी ये नवजात स्वस्थ है। डॉक्टर के मुताबिक ये बच्ची 20 से 22 घंटे पहले जन्मी है और इसका वजन 1 किलो 990 ग्राम है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और प्रसूता की तलाश शुरू कर दी है। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां सरपंचों का टंकी पर हल्ला बोल। विकास अधिकारी को हटाने की ये लोग मांग कर रहे हैं। विकास कार्यों की एसीबी से जांच करवाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। कल शाम से टंकी पर चढ़कर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल शाम 4 बजे से सरपंचों का प्रदर्शन जारी है। रात भर प्रशासन ने इनसे समझाइश की। मांगों को लेकर सरपंचों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था। कोटपुतली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। भारी मात्रा में शराब का जखीरा पकड़ा है। शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। सभी शराब तस्कर मौके से हालांकि भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने ट्रक और शराब को जब्त कर लिया है। खबर भरतपुर से है, जहां अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। आरबीएम अस्पताल की ये लापरवाही। अस्पताल में स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं थी। मरीज जब यहां पहुंचा तो उसे स्ट्रेचर की जगह ऑटो से अंदर ले जाया गया। मरीज को ऑटो से इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाया गया। जिले के सबसे बड़े अस्पताल की हालत है। आरबीएम अस्पताल की हम बात कर रहे हैं। बदहाल स्थिति में है यह अस्पताल। खुद इलाज की जरूरत है इस अस्पताल को। बीमार पड़ा है यह अस्पताल। मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला तो ऑटो वाले ने अपने ऑटो को इमरजेंसी वार्ड तक ले गया, जिसके बाद मरीज का इलाज शुरू किया गया। अस्पताल में तैनात गार्डों ने भी उसे नहीं रोका, ऑटो वाले को। अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं होने के कारण मरीज और मरीज के परिजन परेशान होते रहे। अंदर तक ऑटो ले जाने के बाद ओपीडी वार्ड 53 में उस मरीज का इलाज शुरू हुआ। एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ से फोन किया था, वहाँ कोई बाहर नहीं पहुँचा था। फिर हम टेम्पो से उन्हें कोई यहीं को लेके आए। अस्पताल के बाहर आपको स्ट्रेचर नहीं मिला? नहीं। तो फिर अंदर मरीज को कैसे लेके आए? टेम्पो से। टेम्पो से लेके आए। एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल पे, कार से लेने के लिए फ़ोन किया था। स्ट्रेचर कोई आया नहीं था। फिर हमने टेम्पो किया था, टेम्पो से बैठा के अंदर तक ले गए थे। लेके नहीं, दवाई गोली कराया था और इसके ट्रीटमेंट चालू करवाया था। नहीं, आपको अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर नहीं मिला? नहीं मिला। तो आपने टेम्पू से ही अंदर लेके आ गए? टेम्पू से ही अंदर। खबर कोटा से है। कोटा के दिगोद के तहसीलदार ने चिट्ठी लिखकर फंस गए हैं। इस चिट्ठी में बेटियों से पिता की संपत्ति पर हक छोड़ने की इन्होंने अपील की है। हक छोड़ने की अपील पर आक्रोश। तहसीलदार की चिट्ठी पर तकरार। तहसीलदार की बेटियों से पिता की संपत्ति का हक त्याग की अपील वाली चिट्ठी पर तकरार शुरू हो गया है। महिला संगठन की सदस्य अपने हक की आवाज बुलंद करते हुए कोटा के दिगोद के तहसीलदार दिलीप प्रजापति की पुरुषवादी सोच पर सवाल खड़े कर रही हैं। तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। दिगोद के जो तहसीलदार हैं दिलीप प्रजापति ने जो राखी के दिन जो बयान दिया है महिलाओं के हक त्याग के लिए, उनको बहनों से जो अपील करी है वो बिल्कुल महिला विरोधी अपील है। और उन्होंने इस तरह का जो अपना सोच है, जो पितृसत्तात्मक सोच जो हमारी
सदियों से चली आ रही है उसका परिचय दिया है। और ये महिलाओं के संवैधानिक अधिकार को उन्होंने उस पर उन्होंने वार किया है और हम लोग सब इसका विरोध कर रहे हैं और उनको इसके लिए सस्पेंड किया जाना चाहिए। और साथ ही उनको इसके लिए महिलाओं से बिल्कुल सार्वजनिक रूप से जिस तरह से उन्होंने विज्ञप्ति निकाली है उनको माफी मांगना चाहिए। महिलाएं आरोप लगा रही है कि तहसीलदार की सोच पहले से ही महिला विरोधी रही है। प्रजापति जी सर है ये उप तहसीलदार, हमारे बकानी में 2015 में इनकी ज्वाइनिंग वही थी। जब भी हम महिलाओं के काम से जाती थी तो ये सदा ही हमसे बात नहीं करते थे, महिलाओं को घंटे 2 घंटे बाहर बिठा रखते थे और जब भी हम अंदर जाते हैं हम कहते सर हमारा ये काम है, पेंशन का फार्म है, परित्यागता प्रमाण। चलिए ये सीधी तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, पीसीसी से दिखा रहे हैं, जहां पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम, बरकतुल्लाह खान की जयंती है आज और जयंती पर ये पुष्पांजलि कार्यक्रम। तो बरकतुल्लाह खान की जयंती पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर सभी पीसीसी में ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्यक्रम आयोजन किया गया। श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तमाम कांग्रेसी नेता, तमाम कांग्रेस से प्रमुख चेहरे यहाँ पर मौजूद, गोविंद सिंह डोटासरा समेत सभी लोग यहाँ पहुँचे और बरकतुल्लाह खान की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन देते हैं। और चलिए अब बात बारिश की बेरुखी की। प्रदेश से इस साल मानसून ऐसा रूठा कि सब परेशान हो गए। कई जिलों में पानी का संकट छा गया तो कई जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। प्रदेश में बारिश की बेरुखी इस बार फिर से देखने को मिल रही है। तभी तो मरुधरा एक बार फिर प्यासी रह गई। ना तो पीने के लिए पर्याप्त पानी बचा है और ना ही सिंचाई के लिए। इस बेरुखी से सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान प्रभावित हुआ है। ऐसे में लोग बस आसमान की तरफ टकटकी लगाए हैं, राहत की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मरुधरा के धान का कटोरा कहे जाने वाला श्रीगंगानगर सूखा है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल करीब 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बुआई कम हुई है। वहीं जो फसलें खेत में हैं वो भी पानी को तरस रही हैं। जिले में अब तक महज 152 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई है। बरसात जो है पर्याप्त मात्रा के अंदर नहीं होने के कारण भी फसलों की जो स्थिति है, उसकी जो सामान्य बढ़वार है, वृद्धि है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव जो है वर्तमान में देखने में नजर आ रहा है। तो आशा करते हैं कि यदि बरसात जो है मतलब है समय पर हो जाती है तो निश्चित तौर पे फसलों की स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है। परंतु वर्तमान में जो हालात हैं तो निश्चित तौर पे वो पानी की कमी के कारण जो है फसलों के ऊपर इलाके के अंदर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हाल चूरू का भी है। बारिश नहीं होने से सादुलपुर क्षेत्र में मूंग की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। हमारी किसानों की एक ही मांग है कि फसल नष्ट हो चुकी है बगैर बारिश के और फली अभी तक आई नहीं है। दवाई इतनी बार छिड़क दी गई हैं लेकिन बारिश के अभाव में नष्ट हो गई है फसल। सरकार से हमारी एक ही मांग है कि गिरदावरी जल्द से जल्द करवाई जाए और किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। पाली में बारिश की बेरुखी से पेयजल संकट गहरा गया है। जवाई बांध में सिर्फ 10 दिनों का पानी ही बचा है। जिले के ज्यादातर बांध सूखे पड़े हैं। पानी अभी हमारे पास है नहीं और पाली की जनता ने हमेशा हमारे साथ सहयोग किया है। 2016 में भी स्थिति आई थी, 2019 में भी ऐसी स्थिति आई थी, पर हमेशा जनता ने सहयोग प्रदान किया है। कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने दी, कहीं असंतोष नहीं फैला। जैसा भी था, जितना पानी था, जनता ने सहयोग बनाए रखा। तो अभी भी मैं अपेक्षा यही करूँगा कि पानी बचाएं और पीएचडी के साथ सहयोग बनाए रखें। हम आपके साथ हैं और कोशिश करेंगे आपको दिक्कत नहीं आने दी जाए। बहरहाल प्रदेश के ज्यादातर जिलों का ऐसा ही हाल है।
जहां लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। उम्मीद है कि मौसम पलटी मारेगा और आसमान से राहत की बूंदें बरसेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। महेश जोशी पत्रकारों से बात करते हैं। देखिए, पूरे दुनिया की एक अद्भुत घटना है। दुनिया में इतिहास बनाया जाता है, इतिहास लिखा जाता है, इतिहास बदला जाता है, लेकिन भूगोल बदलने का काम दुनिया में अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया। एक राष्ट्र के 2 राष्ट्र बना दिए और कोई आराम से वो राष्ट्र बनाने में ऐसा नहीं है। वो राष्ट्र बनाने में हमारे देश की नीतियां, हमारा सहयोग, लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस का समर्पण, कि हम लोकतांत्रिक परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं, देश में लोकतंत्र स्थापित करने वाले लोग हैं। तो कैसे बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित हो, इसके लिए स्वर्गीय इंदिरा जी ने और पूरे देश ने उनके नेतृत्व में बांग्लादेश को आज़ाद कराया। ये इतिहास लिखने के साथ साथ भूगोल बदलने का भी एक उनकी जो सफल कोशिश थी उसको पूरी दुनिया ने देखा। और जो काम इंदिरा जी ने किए, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, राजाओं के प्रीवी पर्स बंद करने की बात हो, हरित क्रांति की बात हो, कोई गरीबी हटाने का नारा देने की बात हो, 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने की बात हो, या दूरदृष्टि के हिसाब से जिन चीज़ों पे आज हम चर्चा करते हैं, आज हम उनको अपनाने की बात करते हैं, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हो, चाहे वन क्षेत्र बढ़ाने की बात हो, इन सारे कामों को इंदिरा जी ने उस वक्त 70 के दशक में उस वक्त इन सब बातों को लागू करने की कोशिश की और जो दुनिया के भूगोल को बदला। आज जो उनके बारे में लोग बात करते हैं, आज बड़ी मुश्किल से कब एक बार प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम दिया। अन्यथा ऐसे महान नेता का प्रधानमंत्री और वो जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसका न कोई आज़ादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूशन है, न कोई देश के निर्माण में कंट्रीब्यूशन है, 70 साल 60 साल में कुछ नहीं करने वाले लोग जिस तरीके से आज देश की परिसंपत्तियों को बेच रहे हैं, अगर देश का निर्माण नहीं होता तो कैसे बेचते हैं। तो कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि 50 साल का जो जश्न है वो मनाने का हमको अधिकार भी, और हमने किया है, हमने दिखावा नहीं किया, हमने किया। तो इसलिए उसको जनता के सामने रखने का, नई पीढ़ी से उस सारे बातों का तारुफ कराने का, उनको जानकारी कराने का ये हमारी जिम्मेदारी है, और इसलिए हम इसे भव्य तरीके से मनाएं। बड़े नेता पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, उन्होंने बोला कि अशोक गहलोत जी को आजकल तोते पालने का बड़ा शौक हो गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ सीधा उन्होंने आरोप लगाया कि वो तोते हैं, कुछ भी बुलवाते रहते हैं उनसे। जिन्होंने आरोप लगाया उनकी पार्टी अध्यक्ष होने के बावजूद उनको गंभीरता से नहीं लिया, और इस तरीके से उनके पार्टी में आजकल चल रहा है, कोई शेर बता रहा है, कोई तोता बता रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। मैं उस स्तर पर नहीं जाना चाहता। हम सब इंसान हैं, चाहे कांग्रेस में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी में, हमें इंसानों को इंसान ही समझना चाहिए। इस तरीके की बातें कोई उनके पूर्व मंत्री, उनके कार्यकर्ता उनको शेर बताते हैं। अरे भाई, शेर हो चाहे तोता हो चाहे कोई, इंसान तो इंसान ही होता है। इसलिए उनकी इन अपरिपक्व बातों पर मैं टिप्पणी करूं, मैं इसको उचित नहीं मानता। बताया कांग्रेस का कि राजस्थान में एसीबी का मिसयूज किया जा रहा है बीजेपी नेता। बताएं किस जगह एसीबी का मिसयूज हुआ। निष्पक्ष तरीके से एसीबी काम कर रही है, स्वतंत्र तरीके से एसीबी काम कर रही है। अगर उनको इतनी चिंता है देश की प्रदेश की, तो सीबीआई को स्वतंत्र तरीके से काम करने दें, ईडी को स्वतंत्र तरीके से काम करने दें, आईबी को स्वतंत्र तरीके से काम करने दें। ये जो लोग जो पिंजरे में बंद रखने के जो शौकीन लोग हैं संस्थाओं को, वो इस तरह की बातें करें तो हास्यास्पद बात मानता हूँ। महेश जी, अरुण चतुर्वेदी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री के कई प्लेयर हैं, देश में एक नहीं कई नाम है। पता नहीं अरुण चतुर्वेदी जी खुद के बारे में कह रहे हैं, किसी और के बारे में कह रहे हैं, हो सकता है वो भी उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हो, मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ रहा है कोई किसी को समझ ही नहीं रहा। न तो अरुण चतुर्वेदी जी किसी को समझ रहे, न कोई दूसरा कोई अरुण चतुर्वेदी जी को समझ रहा। उनकी पार्टी में जिस तरीके से सिर्फ टवल हो रही है, जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष दूसरे नेताओं के सामने समर्पण कर रहे हैं, एक नेता के मामले में तो ये करते हैं कि उनको नेता नहीं मानते,
और दूसरे नेता के सामने समर्पण कर रहे हैं। ऐसी अनोखी भारतीय जनता पार्टी को मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा बोलूं ये जरूरी नहीं, क्योंकि जनता सारी बातें देख रही है। आखिरी सवाल, किरोड़ीलाल मीणा तो कह रहे हैं कि राज्य की भाजपा सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। वो तो सब जनता देख रही है। कोई किरोड़ी जी के बोलने से कोई फर्क पड़ रहा है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त और सकारात्मक रचनात्मक भूमिका अपनी किसी भी तरीके से अब तक नहीं निभा पाई है राजस्थान में। ये तो मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि हर चीज में वो सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को, आम आदमी को शामिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोरोना प्रबंधन की बात हो, दूसरे कार्यक्रमों की बात हो। मुख्यमंत्री जी के स्वभाव में वो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं और लोकतंत्र की ब्यूटी भी इसी में है कि हम सबको साथ लेके चलें। मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से रचनात्मक, सकारात्मक या प्रमुख रूप से कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी करने में असफल रही है राजस्थान में। बुला रहे आ जाओ। और बड़ी खबर है, रोडवेज कर्मी आज धरना देंगे। प्रदेश भर में रोडवेज इकाइयों पर धरना दिया जाएगा। ये सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। समय पर वेतन, पेंशन का भुगतान, 7वां वेतन आयोग लागू करने, सेवानिवृत्ति भुगतान करने संबंधी मांगों को लेकर ये धरना दिया जाएगा। संयुक्त मोर्चे के बैनर तले ये धरना दिया जाएगा। शाम 4 बजे तक, 11 बजे से शुरू हुआ, 4 बजे तक ये धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। वेतन, पेंशन, 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर रोडवेज कर्मी आज से नहीं, काफी लंबे समय से इनका धरना प्रदर्शन जारी है और मांग छोटी सी है कि भाई जो काम किया है कम से कम उसका वेतन तो दीजिए, पेंशन दीजिए। 7वें वेतन आयोग की लोग मांग कर रहे हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीकानेर से विक्रम जगरवाल और उदयपुर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोडवेज कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं उदयपुर, आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले कपिल, रोडवेज कर्मियों का प्रदर्शन क्या कह रहे हैं, क्या डिमांड, क्या मांग? जी बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। हालांकि अभी उदयपुर में प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ, रोडवेज कर्मियों ने जुटना शुरू कर दिया है और छठे चरण का ये प्रदर्शन है कि रोडवेज जो उदयपुर के जो रोडवेज कर्मचारी हैं वे अब रोडवेज बस स्टैंड के मुख्य पोर्च में जुटना शुरू हो गए और अब से कुछ देर बाद में धरने की शुरुआत की जाएगी। इनसे ही बात करेंगे किस तरह की मांग है, क्या मांगे हैं जो आप सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं वो हमने सरकार को पहले पूर्व में भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। अब हम इसको उग्र रूप कर रहे हैं। अभी 25 और 26 तारीख को 2 दिन का ये धरना प्रदर्शन है जो 11 से 4 बजे तक चलेगा। मैं लाभचंद खटीक इंटक प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष इस संयुक्त मोर्चे के धरना से ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमारी जो 7वां वेतन आयोग लागू किया जाए, जो अभी तक नहीं किया है, जो अन्य विभाग राज्य कर्मचारियों को सबको दे चुके हैं, लेकिन एक निगम मंडल में एक रोडवेज बाकी रखा है। ये 7वां वेतन आयोग लागू किया जाए। दूसरा एक डीए जो अभी तक राज्य कर्मचारियों को सभी को दिए जा चुका है, लेकिन अभी हमारा डीए नहीं लागू किया है। देखिए कर्मचारी जुटना शुरू हो गए और भी हम बात करेंगे किस तरह। बीकानेर लिए चलते हैं, विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, बीकानेर में क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पिछले लंबे समय से जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो अपनी वेतन और अन्य कई मांगों जैसे 11 सूत्रीय मांग को लेकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी जो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक अब ये 3 माह का जो आंदोलन है उसकी अब इन्होंने शुरुआत कर दी है और आज ये छठा चरण है जब रोडवेज के कर्मचारी जो है वो आज से 2 दिन के लिए रोडवेज के बस स्टैंड पर धरना लगाएंगे और सरकार से अपनी पेंशन और जो बकाया। चलिए ठीक है, गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं। राजस्थान में बच्चा बच्चा उनके नाम को जानता है, उनके काम को जानता है, उनके सेवा को जानता है। ऐसे नेताओं की
जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको याद करते हैं, उनके जो दिए हुए मार्ग है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा इन महान नेताओं के योगदान को याद रखते हुए उनके दिए हुए मार्ग पर चलती है और उनके अधूरे सपनों को पूरा करती है। मैं समझता हूं कि आज हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं उनकी जयंती के अवसर के ऊपर। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने जो सपना देखा था राजस्थान में सब 36 कौमों के लोगों को साथ लेकर के राजस्थान का विकास का और पीड़ित मानवता की सेवा का, मैं समझता हूं उसको हम लोग पूरा करें। तो पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने ब्लैक पेपर जारी किया है। बीजेपी ने 2.5 साल में ट्विटर चलाना, इस तरीके की फर्जी और झूठे कागज जारी करना, आपस की लड़ाई लड़ना, अपने नेताओं को कमजोर करना, मुख्यमंत्री का खेल खेलना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोरोना काल में बीजेपी के नेता दिखे नहीं। किसानों पे जब मोदी सरकार अत्याचार और अन्याय करके काले कानून ला रही थी तब उनकी आवाज उठी नहीं। महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर उनकी आवाज उठ नहीं रही है। जिस प्रकार से 25 में से 25 सांसद देने के बाद में राजस्थान की बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप में कुंठित महसूस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को तो आपसी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है और ये ट्विटर का वार खेल रहे हैं। आज आप देखिए 2.5 साल बाद में केंद्र में मंत्री बने बैठे 3 मंत्री राजस्थान से वो 1 रुपए का 1 धेले का काम कर नहीं पाए। अब भूपेंद्र यादव जी की रहनुमाई में, उनकी अगुवाई में वो फिर आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। किस मुंह से आ रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान की जनता उनसे पूछना चाहती है कि अगर आप आशीर्वाद ले रहे हैं तो 2.5 साल का हिसाब तो दे दीजिए। मोदी जी ने तो कहा था कि मैं हर 5 साल का हिसाब दूंगा। 7.5 साल बाद में मोदी जी ने तो हिसाब दिया नहीं। इन नेताओं को जरूर 25 में से 25 एमपीज को और 3 केंद्रीय मंत्रियों को इनको हिसाब देना चाहिए कि हमने राजस्थान के लिए ये किया। मैं समझता हूं केवल ये लोग बाग झूठे भाषण देने के लिए, किसानों के घाव के ऊपर नमक छिड़कने के लिए, अपनी सेखी बधारने के लिए और बीजेपी के एक दूसरे नेता को कमजोर करने के लिए ये यात्राएं कर रहे हैं। जनता जान चुकी है कि इनको प्रतिपक्ष की भूमिका में यहां राजस्थान में विधानसभा चुनाव में खड़ा किया था। प्रतिपक्ष की भूमिका वो निभा नहीं सके। एक आंदोलन बता दीजिए, किसी बात का आंदोलन बता दीजिए, एक जगह अच्छी बात बता दीजिए उनकी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता केंद्र की भाजपा सरकार, एनडीए सरकार की जन विरोधी नीतियों की सड़कों के ऊपर विरोध भी कर रहे हैं। जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसके संकट के समय भी खड़े हैं और अच्छी गुड गवर्नेंस भी दे रहे राजस्थान में। आपने देखा किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने और चिकित्सा मंत्री जी ने कोरोना में बेहतर व्यवस्थाएं की जिससे आम लोगों की जानें बची, और कैसे केंद्र ने वैक्सीन को लेकर के राजनीति करने का काम किया, किसानों के बिलों को लेकर के राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कल राहुल गांधी जी ने बहुत सही कहा कि जो सब्सिडी, जो देश की गाड़ी कमाई का पैसा टैक्स के जरिए आ रहा है उसका दुरुपयोग कुछ चंद उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए कर रहे हैं, न कि गरीब के लिए। अगर गरीब के लिए करते तो पेट्रोल, डीजल, बच्चों की छात्रवृत्ति, सड़क के काम, बिजली के काम, पानी का पैकेज ये लेकर के राजस्थान के लिए आते, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं। आप बता दीजिए इस आशीर्वाद यात्रा में उन्होंने एक फूटी कोड़ी की कोई घोषणा की हो, कोई केंद्र सरकार से सहायता की बात की हो, कहीं कोई किसी इलाके में उन्होंने कोई पैकेज की घोषणा की हो। और ये नहीं, वो तो एमपी कोटा भी नहीं,
घोषणा कर सकते, क्योंकि एमपी कोटा ही मोदी जी ने छीन लिया उनका, और वो ये कह नहीं सकते। हमारे मुख्यमंत्री 5 करोड़ रुपए, 5.25 करोड़ रुपए एमएलए कोटे का कह रहे हैं। 3 करोड़ कोरोना में लिया था वो वैक्सीन के लिए, वो वापस दे दिया, और इनके एमपीओ के पास में एक फूटी कौड़ी मोदी जी ने नहीं छोड़ी। जो केंद्र का जो बजट आ रहा है वो राज्य का हिस्सा है, अधिकार है, हक है। जो हमारे जीएसटी से पैसा जा रहा है वो दे रहे हैं, उसकी व्हाट्सएप पे चला चला के वो अपने आप की उपलब्धि मान रहे हैं। वो उनकी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे राजस्थान का, हर स्टेट का हक होता है। जो जीएसटी से पैसा जाता है नियमानुसार वो पैसा राजस्थान के विकास के लिए मिलता है, उस पैसे के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उसके अलावा इनके पास में करने धरने को कुछ नहीं। राजस्थान के पूर्व मंत्री हैं बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी, कल उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी को आज तक तोते पालने का बड़ा शौक है। आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री पर सीधा सीधा आरोप लगाया, तोता बोला उन्हें, क्या कहना चाहिए? वो तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, उनको कोई पूछ नहीं रहा आजकल। चतुर्वेदी जी किस पाड़े में है यही पता नहीं। आप बताओ वसुंधरा जी के पाड़े में है, सतीश जी के पाड़े में? वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो पार्टी में कई नेता सीएम की रेस में, हाँ, किस तरह से कौन कौन है पूछ लो उनको, कौन कौन है उनके नेता में? भूपेंद्र जी भी मान रहे हो क्या? भूपेंद्र जी की मानते हैं? हमारे यहाँ तो आलाकमान तय करता है, और विधायकों की राय से आलाकमान जो तय करता है वही हमारा मुख्यमंत्री होता है। अशोक गहलोत जी आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। उनके कितने हैं कितने नहीं हैं वो तो वही जाने, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, फिर क्या हुआ? आज बीजेपी इतनी बिखरी पड़ी है, इतनी टूटी पड़ी है, अंदर से इतनी खोखली हो चुकी है कि हमें तो ये लग रहा है कि ये वापस अपने पैरों पे खड़े होंगे कि नहीं, ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष मजबूत रहे, हमारी कोई योजनाओं की कमियां खामियां बताए, जनता के साथ में अगर कोई कमी बत्ती रह रही तो उसके साथ में खड़ा रहे। लेकिन ये तो किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, मवाली बता रहे हैं, चोर उचंगे बता रहे हैं। 1-2.5 साल में एक काम ऐसा बता दीजिए राजस्थान की बीजेपी इकाई का, एक काम जरूर है। वो निम्बा राम जी अभी भी छुपे बैठे हैं, आ नहीं रहे। उनको फेस करना चाहिए, उनको आकर के पुलिस को बताना चाहिए कि हाँ भाई मैं रहा, मेरा कोई दोष नहीं है। वो बताएं क्या दिक्कत आ रही है उसमें। अब लखनऊ, पता नहीं दिल्ली, वहाँ छुपने से तो काम चलेगा नहीं। पुलिस में अगर केस है तो उनको आना पड़ेगा, आकर के अपनी बात कहनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे राजनीति करते हैं, जो जनता से कभी चुनाव जीत के नहीं आते, न जनता से कभी उनका सरोकार रहता, ये लोग बात केंद्र हो चाहे यहां बीजेपी जब सरकार थी, ये लोग शासन चलाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और जब उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं तो छुप करके कहीं देश में कोने में छुप करके बैठ जाते हैं। ये आरएसएस की फितरत में है, पर्दे के पीछे राजनीति करना, चुनाव से सीधा कोई वास्ता नहीं करना, और जब मौका मिले तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब जाना, ये उनकी फितरत है। लेकिन कैबिनेट मंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग क्या आप सही मानते हैं? बीजेपी क्योंकि वो आरएसएस से भी जुड़े हैं, बीजेपी के भी हैं, उन्होंने ये बोला कि एसीबी को भी इम्यूनिटी बना रखा है राजस्थान की सरकार। देखिए, बिल्कुल बौखलाहट भरा उनका ये बयान है। राजस्थान के जितने भी मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के सहयोगी हैं। हमेशा मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरे साथी हो आप, और इस तरीके की ओछी बयानबाजी मैं समझता हूं ये आरएसएस की पाठशाला में जो हल्की बातें उनको सिखाई जाती हैं उसी का ये परिणाम है। वरना उनसे ये उम्मीद नहीं करता था, मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये उम्मीद नहीं करता था कि इतनी ओछी वाणी वो बोलेंगे। मैं समझता हूं कि उनको पछतावा भी हुआ होगा कि मैं इस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं। अगर वो इसमें पछतावा नहीं करते हैं, ये माफी नहीं मांगते, तो ये माना जाएगा कि आरएसएस की पाठशाला में अनुशासनहीनता ही सिखाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और 2.5 साल का उसका जो अच्छा कार्यकाल हमारी सरकार का, और तो
तो बरकतुल्लाह खान की जयंती पर पुष्प अर्पित किया, उसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पत्रकारों से बात करते हुए। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर कोटा से। कोटा के श्रीपुरा इलाके में देर रात एक बाइक चंद पलों में ही आग का गोला बन गई और ये बाइक धू धू कर जल गई। घर के बाहर खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। फिलहाल बाइक में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें कोटा से। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।